गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। हिस्ट्री में चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ये मेरा लेक्चर नंबर 5 होगा और इसमें हम जो टॉपिक है आज का वो है कोलोनाइजेशन यानी उपनिवेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है कोलोनाइजेशन, उसके बारे में पढ़ेंगे। चूँकि देखिएगा किताब मेरे पास है, छोटा सा टॉपिक है, कोलोनाइजेशन के बारे में दिया है, इंपीरियलिस्ट कंट्री के बारे में दिया है। तो आप किताब को पढ़िएगा, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ डिटेल। सबसे पहले हम जानेंगे कोलोनाइजेशन है क्या, कोलोनाइजेशन है क्या, उपनिवेश है क्या। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा, कोई एक भौगोलिक क्षेत्र का मतलब किसी एक देश के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में अपना उपनिवेश यानी उपनिवेश स्थापित करना, यानी कॉलोनी। उपनिवेश यानी कॉलोनी उपनिवेश के जस्ट बगल में देखिएगा कॉलोनी लिखा रहता है। कोलोनाइजेशन के जस्ट बगल में घेर के कॉलोनी लिखा रहता है। तो यानी उपनिवेश यानी कॉलोनी स्थापित करना। और यह सोचना, यह ध्यान में रखना कि यह एक बहुत अच्छा काम है। इसे ही हम लोग आपको उपनिवेशवाद या उपनिवेश कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में अपना कॉलोनी स्थापित करना यानी उपनिवेश स्थापित करना। और यह ध्यान में रखना कि यह एक अच्छी काम है, इसे हम लोग उपनिवेश कहते हैं। ठीक है ना। कोई एक देश अगर दूसरे देश में जाता है और अपनी कॉलोनी स्थापित करता है, उपनिवेश स्थापना करता है, तो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि ये हम उससे ज़्यादा पावरफुल हैं। यानी एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में अपना उपनिवेश स्थापित करता है, कॉलोनी स्थापित करता है, उसी को हम लोग उपनिवेश कहते हैं। जैसे आपको इंडिया में ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले आकर अपना उपनिवेश स्थापित किए। दूसरी जगह हम देखेंगे इंपीरियलिस्ट कंट्री का मतलब क्या है, यानी साम्राज्यवाद के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि वह दृष्टिकोण जिसमें कोई भी महत्वाकांक्षी राष्ट्र यह सोचता है कि वह अपने देश या राज्य की शक्ति को कैसे बढ़ाए, इसके लिए वो क्या करता है कि दूसरे देशों के प्राकृतिक चीजों का वो शोषण करता है। फिर से सुनिएगा कि कोई भी महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपने देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए वो दूसरे के प्राकृतिक का शोधन करता है, दूसरे देश के प्राकृतिक का शोधन करता है, प्राकृतिक वस्तुओं का, प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका प्रयोग करता है। उस देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चीज़ों में अपना हस्तक्षेप करता है। इसको हम लोग साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिस्ट कंट्री के नाम से हम इंपीरियलिस्ट कहते हैं। कहीं इसको इंपीरियलिस्ट लिखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंट्री लिखा है साम्राज्यवादी देश, आप लिख सकते हैं इंपीरियलिस्ट, इसको हम लोग कहते हैं, साम्राज्यवाद इसको कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा कि कोई भी महत्वाकांक्षी देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरे देश के प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग करता है, वहाँ के राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चीजों में अपना हस्तक्षेप करता है, उसी को हम लोग साम्राज्यवाद कहते हैं। अब नीचे के पॉइंट में दिया है आपको कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। देखिएगा 3 नंबर पॉइंट है कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। 3 नंबर पॉइंट में आपको कहता है कि भारत में उपनिवेश स्थापित करना। तो आप जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, वो लंदन में 1600 में स्थापित हुई थी। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1600 में स्थापित हुई थी। अब देखिए कि कंपनी स्थापित तो हो गई, एक ट्रेडिंग कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, एक ट्रेडिंग कंपनी है, व्यापारिक कंपनी है। वहाँ के व्यापारियों के द्वारा और वहाँ के राजा के द्वारा
दोनों के तालमेल से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। अब देखिए कि कंपनी तो स्थापित हो गई, लेकिन उन लोगों का नज़र हमेशा रहा कि भाई किस कमज़ोर देश और किस वैसे देश को पकड़ा जाए जो जिसके पास जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो वो बेहतरीन हो, वहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज की प्राप्ति हो सके। तो देखिए उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे कंट्री पर तो अपना राज किया, भारत का उन्होंने विशेष शोषण किया। तो वहाँ के जो राजा थे उस समय आपको यहाँ पर दिया है कि किंग्स जेम्स वन जो है वो यहाँ के मुगल शासक जो उस समय थे, जहांगीर जो थे, उन्होंने क्या किया कि ट्रेडिंग के लिए परमिशन मांगा। और इसके बाद का जो पॉइंट दिया है वो तो परमिशन मांगते हैं जागीर से, लेकिन मुगल शासन में ही जो लेटर मुगल हम कहते हैं आपको, औरंगजेब 1707 में मरा, तो 1707 के बाद जो शासक थे उसको हम लोग लेटर मुगल कहते हैं। तो इसमें एक फर्खसियार जो था वो लेटर मुगल था। उसने क्या किया कि जो आपको एक राजशाही फरमान जारी कर देता है। राजशाही फरमान किसके पक्ष में जारी कर देता है? तो अंग्रेज जो व्यापारी थे उनके लिए एक राजशाही फरमान जारी कर देता है। अंग्रेजों के लिए एक राजशाही फरमान, व्यापारियों के लिए कहिए, अंग्रेजों के लिए एक राजशाही फरमान जारी कर देता है। उनको वो व्यापार करने के लिए क्या करता है कि कहता है कि आप व्यापार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब वो व्यापार करने यहाँ पर आए तो यहाँ पर व्यापार करने की दृष्टि से आए तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख के उनके मन में तो ये हो उठा कि भाई यहाँ पर तो बहुत कुछ है। अब उनके मन में ये लालच हो उठी कि भाई इतना कुछ है और यहाँ के लोग जो है बड़ी सीधे साधे हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। तो ये तो लगातार फायदा उठाने लगे, लेकिन इसमें बहुत सारा कुछ नहीं दिया है। इसमें दिया इसके बाद कि 1757 ईस्वी में आपको EAIC कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और बंगाल के एक शासक थे जिनका नाम था आपको सिराजुद्दौला। तो उन दोनों के बीच में, EAIC कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में भयानक लड़ाई होती है। इस लड़ाई का नाम है पलासी का युद्ध, ठीक है ना। और इस पलासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की हार हो जाती है। वहीं से क्या करते हैं ये लोग, तो उसके बाद से भारत को शोषण करना और शुरू कर देते हैं। यानी भारत के जितने भी भारत तो एक सब कॉन्टिनेंट है, तो इस सब कॉन्टिनेंट में जितने छोटे छोटे जो क्षेत्र थे उस समय, सब जगह इन्होंने क्या किया, अपना व्यापार स्थापित करने का कोशिश किया, सब जगह प्रवेश करने का कोशिश किया। उसके बाद से क्या होता है कि बहुत सारे जगहों पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। बहुत सारे युद्ध भी ये लड़ाई लड़े। यहाँ पर बहुत सारे शासक ऐसे थे जिन्होंने इनका विरुद्ध किया, इनको रोका, इनके विरुद्ध कार्रवाई किया। लेकिन ये बहुत पावरफुल थे, इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट थे, नई तकनीकी थे, न्यू आइडियाज थे। इस मॉडर्न इक्विपमेंट, न्यू आइडियाज के वजह से ये क्या करते थे, हारते नहीं थे। और उनकी जो पॉलिसी थी वो पॉलिसी ड्यूअल पॉलिसी थी जिसका वो भरपूर प्रयोग करते थे। तो 1757 से लेकर 1947 तक इन्होंने भारत पर राज्य किया। उसके बाद से जो है कि 1757 से लेकर 1947 तक इन्होंने 190 वर्षों तक राज्य किया। तो इस 190 वर्षों तक जो राज्य किए, इस 190 वर्षों में क्या चेंजिंग आई, इसके बाद जो है आपको ज्योग्राफिकल चेंज में हम लोग पढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 6 में। थैंक यू।